ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन क्यों दिया है, कारण है इसका, हम आपको समझा दे रहे हैं। न्यूट्रॉन का कारण एक ही है बच्चों कि परमाणु का सबसे अधिक अस्थायी कण कौन होता है। तो सबसे अधिक अस्थायी कण होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का कारण है, देखिए इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक करता है, प्रोटॉन भी ब्रेक करता है, न्यूट्रॉन भी ब्रेक करते हैं, लेकिन सबसे अधिक ब्रेक करता है बच्चों न्यूट्रॉन। कारण है कि जब भी नाभिक की अस्थायित्व की बात आती है बच्चों, तो नाभिक के अस्थायित्व के संदर्भ में हमारा न्यूट्रॉन ही काम करता है। न्यूट्रॉन जो होता है ब्रेक करता है और मेसॉन पार्टिकल का निर्माण करता है। न्यूट्रॉन के ही ब्रेक होने से मेसॉन पार्टिकल निर्माण होते हैं, और मेसॉन पार्टिकल ही क्या करते हैं, नाभिक को अस्थायित्व को प्रदान करते हैं। और मेसॉन पार्टिकल के खोज करने वाले जो थे वो थे युकावा का मेसॉन। तो निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो इसका सबसे बेहतरीन अर्थ है बच्चों, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। युकावा का मेसॉन सिद्धांत जो है बच्चों आपके रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर का पोर्शन है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर का पोर्शन है, इसलिए अभी हम उसको नहीं समझा रहे। रेडियो एक्टिविटी जब हम चालू करेंगे तो उसमें हम आप लोग को युकावा का मेसॉन सिद्धांत समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानी आती है उसके। उसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या। तो सबसे सही आंसर होता है बच्चों प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में उपस्थित धन आवेशों की कुल संख्या क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु उदासीन भी होता है, धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। तो धनायन और ऋणायन के संदर्भ में तो देखा जाए तो केवल प्रोटॉन ही हो जाते हैं, लेकिन उदासीन परमाणु के संदर्भ में परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको हम थोड़ी देर में ही समझा देते हैं। कह रहा है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं बच्चों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहने के कारण उनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियन भी कहा जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेकर चल रहे हैं और थोड़ा सा थेसिस हम समझाएंगे आप लोगों को, और उस थेसिस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों युकावा का जो मेसॉन सिद्धांत है उसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन में जो आया था उसमें कह रहा था कि परमाणु के तीनों कणों में सबसे अस्थायी कौन होता है बच्चों। तो सबसे अस्थायी कौन होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है परमाणु के अस्थायी कणों में। यानी परमाणु जो है बच्चों, एटम जो है वो किससे बना होता है बच्चों, एटम जो है वो तीन पार्टिकल से बना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होके ये ब्रेक कर जाता है बच्चों। कैसे कैसे ब्रेक करता है ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे आगे के चैप्टरों में। अब ब्रेक करके ये जानते हो क्या बनाता है, पाई मेसॉन बनाता है। क्या बनाता है, पाई मेसॉन। ठीक है, पाई मेसॉन पार्टिकल बनाता है
और इसको खोज करने वाले कौन थे बच्चों? युकावा थे, जापानी साइंटिस्ट थे ये। मतलब न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक करके पाई मेसॉन बनाता है। पाई मेसॉन के खोज करने वाले कौन थे? युकावा थे। और पाई मेसॉन के ही कारण बच्चों, पाई मेसॉन के ही कारण न्यूक्लियस स्टेबल होता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है। स्टेबल यानी क्या होता है बच्चों? अस्थाई होता है। क्यों अस्थाई होता है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि नाभिक में कौन कौन रहते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज होता है। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन लगता है। ना समझ में आया? तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन लगता है तो नाभिक को टूट जाना चाहिए, लेकिन नाभिक क्यों नहीं टूटता है? तो इसी मेसॉन, पाई मेसॉन के कारण नाभिक नहीं टूटता है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों बगल एक बादल बना के क्या कर देता है? उनको घेर देता है। इसलिए नाभिक नहीं टूट पाता है पाई मेसॉन के कारण। ठीक है, नहीं तो नाभिक जो होता है टूट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है बच्चों प्रोटॉन है, और ये क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन है। इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन लगता है, और प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है बच्चों? रिपल्सन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सन। इसी रिपल्सन फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल। रिपल्सन फोर्स का हिंदी क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण बल। इस बल का नाम दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। इसके खोज करने वाले कौन थे? C.A. कूलम्ब थे। इसके खोज करने वाले C.A. कूलम्ब थे। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया बच्चों? ये नहीं समझ में आया? अब देखिए बच्चों, तो हमारा न्यूट्रॉन जो होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ये ब्रेक करके क्या बनाता है? पाई मेसॉन। पाई मेसॉन को खोज करने वाले कौन थे? युकावा। और ये पाई मेसॉन नाभिक को क्या करता है? स्टेबल करता है, अस्थायित्व तो प्रदान करता है। यानी ये नाभिक के चारों बगल एक बादल का आवरण बना लेता है और इसको नाभिक को बांध के रखता है ताकि प्लस प्लस का रिपल्सन इसको तोड़े नहीं। ठीक है बच्चों, और यही है हमारा बच्चों पाई मेसॉन। क्या है बच्चों? पाई मेसॉन। अब समझ में आया पाई मेसॉन क्या है बच्चों? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए बच्चों, अब हम लोग चर्चा कर लेंगे अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो अगले कॉन्सेप्ट में एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आया है। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है बच्चों? परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों? परमाणु संख्या क्या होता है? तो किसी परमाणु में उपस्थित एटॉमिक नंबर को Z से सूचित किया जाता है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या या धन आवेशों की कुल संख्या आपकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ना समझ में आया? अरे बोलिए ना जी। और हमारा कोई भी एटम जो होता है परमाणु क्या होता है बच्चों? हमारा एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? हमारा एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या हुआ? मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, न प्लस होता है न माइनस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्लस माइनस नहीं है, उसमें प्लस माइनस रहते हैं।
परमाणु के उदासीन होने के लिए, एटम का न्यूट्रल होने के लिए जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं समझ में आया? बोलिए बच्चों, आ रहा है समझ में? अब देखिए बच्चों, तो किसी भी उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। और उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो हम इसके लिए लिख देंगे Z बराबर P बराबर E। तो ये तो परमाणु उदासीन की कहानी हो गई। अब परमाणु उदासीन होता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। लेकिन जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो इसमें अभी P बराबर E रहता है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे Z इसके बराबर रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो ये प्लस चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे Z बराबर P होगा, लेकिन P ग्रेटर देन E हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी इसको हम कहते हैं बच्चों केटायन। केटायन यानी धनायन। और धनायन कैसे बनते हैं बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के फलस्वरूप बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन गए बच्चों? धनायन बन गए। तो इसलिए इनको केटायन कहा गया। केटायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है। तो इस संदर्भ में परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है। जब हमारा उदासीन परमाणु, यानी उदासीन परमाणु कोई चार्ज नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, क्या बनता है? गेन करता है। तो ये जानते हो, इस कंडीशन में Z बराबर P बराबर E है, न्यूट्रल है तो Z बराबर P बराबर E है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बच्चों तो वो एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनायन, यानी रिनायन बन जाएगा। समझ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा के पूरा? थोड़ा थोड़ा काहे थोड़ा थोड़ा? कोई भी परमाणु उदासीन होता, कोई भी परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होने का मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन परमाणु को अगर धनायन बनना है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर इनायन बनना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशनों में परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और बेसी हो जाती है धनायन और इनायनों में। तो इस कंडीशन में आपका Z बराबर P होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी बच्चों प्रोटॉन से अधिक होगी, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे बच्चों एनायन। क्या कहेंगे बच्चों? एनायन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों रिनायन। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब परमाणु संख्या के खोज करने वाले कौन थे? एटॉमिक नंबर के खोज करने वाले कौन थे? एटॉमिक नंबर का खोज करने वाले जो डिस्कवरर थे, हाँ, सबसे पहले परमाणु संख्या के खोज करने वाले मोसले थे। मोसले साहब थे। मोसले साहब ने परमाणु संख्या का खोज किया था। परमाणु संख्या का खोज किया था। एक्सपेरिमेंट कौन था बच्चों? तो एक्सपेरिमेंट था एक्स रे डिफ्रेक्शन। एक्स रे डिफ्रेक्शन, इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों एक्स किरणें विवर्तन। एक्स रे डिफ्रेक्शन, एक्स किरणें विवर्तन प्रयोग। ठीक है बच्चों? समझ में आया बच्चों? यानी एक्स किरणों के विवर्तन का उन्होंने प्रयोग करके किसका खोज किया था बच्चों? परमाणु संख्या का खोज किया था। अब समझ में आया? अब परमाणु संख्या का खोज करने के बाद उन्होंने जो नियम दिया वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसका हिंदी होता है आधुनिक आवर्त नियम। जी हाँ, आधुनिक आवर्त नियम। और इसी आवर्त से नियम से हमारा पीरियोडिक टेबल बन के आया बच्चों। क्या बन के आया?
पीरियोडिक टेबल बन के आया। इसी प्रयोग से उन्होंने खोज क्या किया, एटॉमिक नंबर का खोज किया। ठीक है, और उन्होंने क्या नियम दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और हमारा पीरियोडिक टेबल बन के आ गया बच्चों, जो आज हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले कौन थे, मोसले शाह। और उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बताया किसी भी तत्वों का आवर्त फलन उनकी परमाणु संख्या के, या परमाणु संख्या किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये बात उन्होंने बोला था। और परमाणु संख्या का खोज उन्होंने, एटॉमिक नंबर के खोज उन्होंने एक्स रे विवर्तन प्रयोग पर किया। अब एक्स किरणों की खोज कैसे हुई आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग को सब कुछ मिलेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों, उसके बाद हम आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें समझा चुके थे, लेकिन प्रोटॉन के बारे में नहीं समझाए थे। हाँ, हाँ, मैथ का होमवर्क दिए हैं। हाँ, अगर आप लोग ध्यान से बार बार देखेंगे किसी चीजों को, तो देखिए बच्चों, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोज करने वाले कौन थे बच्चों, मोसले साहब थे। दूसरी बात बच्चों, अब हम थोड़ा सा देखिए, इससे पहले हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा चुके हैं। किसके बारे में समझा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम आप लोगों को समझाएंगे बच्चों प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन होता क्या है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन परमाणु का क्या होता है बच्चों, दूसरा मौलिक कण होता है, जो कहाँ पे रहता है, नाभिक में रहता है। नाभिक में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में रहने के कारण इनको हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियन भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए बच्चों, प्रोटॉन जो होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के दूसरे मौलिक कण है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे बच्चों गोल्डस्टीन। कौन थे बच्चों, गोल्डस्टीन। और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, एक्सपेरिमेंट था बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्ग नली प्रयोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों, विसर्ग नली प्रयोग। ठीक है, जिसका हिंदी समझ में नहीं आए उसका वो हिंदी आप लोग कॉपी में लिखते चलना, हम बोलते जाते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यानी विसर्ग नली प्रयोग। उसके बाद प्रोटॉन का सिंबल, प्रोटॉन को और दूसरा जानते हो क्या नाम दिया गया, एनोड रेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, एनोड रेज यानी एनोड किरणें। क्या कहा गया बच्चों, एनोड किरणें कहा गया। ठीक है ना, विसर्ग नली में एनोड किरणों के रूप में हमारा प्रोटॉन दिखाई दिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बारे में, इसका संकेत जो होता है, इसका संकेत जो होता है H+ होता है। क्या होता है, H+ होता है, यानी ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। हाइड्रोजन का नाभिक ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्रोटॉन कहलाता है। क्योंकि हम बता रहे हैं हाइड्रोजन का संकेत होता है H11, तो परमाणु संख्या 1 है, तो प्रोटॉन की भी संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1, क्योंकि ये परमाणु उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। और उदासीन परमाणु के लिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 0। अगर इसका नाभिक बनाइएगा आप लोग तो ऐसे बनेगा बच्चों, ये प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 ही इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया, तो ये हो गया इसका नाम, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। और जब भी कोई परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो उस परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों,
तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ये हमारा H11 क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने से क्या बचा, नाभिक बचा, और नाभिक में केवल एक प्रोटॉन बचा। न समझ में आया? इसलिए हम हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है बच्चों। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। अब समझ में आया कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना है तो P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या H प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया? कैसा लगा? अच्छा लगा? झूठ मत बोलिएगा आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रोटॉन के आवेश का मान कितना होता है, ये याद रखेंगे। प्रोटॉन जो होता है बच्चों, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चार्ज का मान जो होता है बच्चों, याद रखेंगे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। यानी इसके आवेश का मान 1.6 गुने 10 के घात में -19 कूलम, और इसका मास का मान होता है बच्चों 1.732 गुने 10 के घात में -27 किलोग्राम, यानी 27 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना? और तो कुछ इसमें नहीं दिखाई देता है। हाँ, ये कैथोड रे जो होता है डिस्चार्ज ट्यूब में इनविजिबल होता है, इनविजिबल यानी अदृश्य होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है विजुअल होता है, दिखाई देता है डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है बच्चों। तो ये सारे डाटा है जिसको आप लोगों को क्या करना है बच्चों, उतारना है। इसके बाद एक और पार्टिकल होता है हमारा बच्चों, न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे बच्चों, बोलो तो, बोलिए, जेम्स चैडविक थे बच्चों। अब प्रयोग क्या था बच्चों, तो प्रयोग था बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। प्रयोग था बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया से ये बना। इसके ऊपर चार्ज का मान 0 होता है, आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके मास का मान यानी द्रव्यमान का मान जो होता है 1.674 गुने 10 के घात में -27 किलोग्राम होता है। और परमाणु का सबसे भारी कण है ये। कैसा कण है बच्चों, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण है। और इसका उपयोग जो होता है नाभिकों पर बमबारी करने में होता है। इसका उपयोग नाभिकों पर बमबारी करने में, भारी नाभिकों पर बमबारी करने में। हो गया बच्चों, ये थी सारी कहानी। आप लोग इसको आप लोग उतार लेंगे बच्चों रोक के, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अगला कर रहा है कि निम्न, कहाँ है, ठीक है ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, ए हल्ला मत कीजिए, ए हल्ला क्या कर रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ना समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हम पढ़ा के आए हैं कि न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका चार्ज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। चलिए ठीक है, उस, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु में, ओह पढ़िए ना जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं,
तो अभी हम पढ़ा के आए हैं बच्चों, यहाँ पे पढ़े हैं आप लोग। यहाँ पे क्या कहा जाता है, उदासीन परमाणु में एटम न्यूट्रल में, यानी न्यूट्रल एटम में आप लोग पढ़े हो, उदासीन परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु में मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कौन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है बच्चों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आप लोग जानते हो बच्चों, कौन समान संख्या में स्थित होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन किया है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। इलेक्ट्रॉन वाले एथी में लिखवाए हैं मिल्टन साहब ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तेल बूंद विधि प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोजकर्ता कौन थे, मिल्टन साहब थे। प्रयोग कौन था बच्चों, तेल बूंद विधि प्रयोग था, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आप लोग पढ़े हो बच्चों, -1.6 गुने 10 के घात में -19 कूलम्ब आवेश होता है। इसी मान को खोज किसने किया था बच्चों, मिल्टन साहब ने। कौन सा प्रयोग था बच्चों, तेल बूंद विधि प्रयोग था। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, कह रहा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। आंसर है सभी पदार्थ में परमाणु की, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की, परमाणुओं में न्यूट्रॉन की, परमाणुओं में न्यूक्लियस की। तो यही ऑप्शन सही है बच्चे, परमाणु में न्यूक्लियस की, क्योंकि रदरफोर्ड ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के अंदर नाभिक का खोज किया था बच्चों। इस बात को आप लोग एकदम ध्यान देकर रखेंगे और हम इसको समझाएंगे। अभी हम पढ़ाए हैं परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं कि द्विधनात्मक होते हैं कि उदासीन होते हैं। परमाणु मूलतः उदासीन होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, समान होती है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग, किसने खोज की थी बच्चों, जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तभी हम पढ़ाए हैं बच्चों, गोल्ड स्टीन ने। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी, बोलो तो। यहाँ पे ही लिखा है, देखिए, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटॉन तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे प्रोटॉन है। प्रोटॉन के खोज किसने किया था बच्चों, गोल्डस्टीन ने। कौन सा प्रयोग था, विसर्ग नली प्रयोग। इलेक्ट्रॉन का भी खोज विसर्ग नली प्रयोग विसर्ग नली से हुआ था, विसर्ग नली प्रयोग से हुआ था। लेकिन न्यूट्रॉन का खोज जो हुआ था बच्चों, नाभिकीय अभिक्रिया से हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्शन से हुआ था, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विक प्रकृति पाई जाती है, पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन में हम लिखवाए थे कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी नेचर शो करता है और वेव का भी नेचर शो करता है। बताइए, मेरे लिखवाए हुए लाइन से डायरेक्ट आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं क्या जी, बोलो आप लोग। तो देखिए बच्चों, आप लोग निम्नलिखित में किन कोणों में कणीय तरंग की द्विक प्रकृति पाई जाती है, तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, देख लेना बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था बच्चों, तो ऑप्शन दिया है चैडविक, युकावा, एंडरसन और रदरफोर्ड।
इनमें तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि पोजिट्रॉन का खोज करने वाले थे डी ब्रोगली, लिख लेना। हाँ, पोजिट्रॉन के खोज करने, अरे पोजिट्रॉन ऑप्शन में देखो ना क्या दिया है, एंडरसन दिया है। हम लोग शायद एबीसी के बुक में हम कहीं पढ़े थे कि मतलब ठीक है, अगर एंडरसन दिया है तो इसकी बातें हम कल क्लियर करके लाएंगे। पोजिट्रॉन का हम रिएक्शन भी लिखवा देंगे कि पोजिट्रॉन कैसे होता है। हम एबीसी के बुक में पढ़े थे कि शायद उसके खोजकर्ता डी ब्रोगली साहब थे। चलिए फिलहाल अगर एंडरसन दिया है तो एंडरसन कर लीजिए, इसके बारे में हम समझाएंगे। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, अभी समझाए हैं। किसने खोजा था बच्चों, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जोड़ा है बच्चों, एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, वो है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, हम आप लोगों को बहुत पहले समझाए थे कि जब गॉड पार्टिकल का खोज हुआ था बच्चों, गॉड पार्टिकल कल चर्चा का विषय रहेगा। चर्चा का विषय हम लोग का क्या रहेगा बच्चों, गॉड पार्टिकल रहेगा। गॉड पार्टिकल में क्या हुआ था बच्चों, तो एक समय था, हमको याद है कि 2010 या 2011 का समय था। उसी समय एक हल्ला उठा था कि मतलब पृथ्वी में छेद होने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए बाबू आज ही से पूरा पकवान बना के खा लीजिए, ठीक है। और सब लोग खा पी के रहिए, कल तो मर ही जाना है। तो सब लोग पूरा छान भगा के खूब खा रहे थे, पी रहे थे, कल तो मरना ही है सभी को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसमें नीचे पृथ्वी के नीचे जमीन में 12 किलोमीटर गड्ढा खोद के बच्चों, नहीं 12 किलोमीटर नहीं, साढ़े सॉरी 4 किलोमीटर की 2 किलोमीटर गड्ढा खोद के उसमें एक बहुत बड़ी मशीन डाली गई थी जिसका नाम था LHC, लार्ज हेड्रल कोलाइडर। LHC उसका नाम था। और उसमें क्या किया गया था कि उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन को टक्कर कराई गई थी हाई एनर्जी पर, त्वरित करके प्रोटॉन प्रोटॉन की टक्कर कराई गई थी, ताकि मतलब बच्चों जो हमारा संसार की उत्पत्ति हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से, वो सिद्धांत फिर से देखा जा सके कि कैसे हुआ है। उस सिद्धांत के रहस्य का खोज किया जाना था बच्चों LHC में, लार्ज हेड्रल कोलाइडर में, ठीक है ना। लेकिन बच्चों दुर्भाग्यवश उसमें से मतलब बहुत सारे यूरेनियम उस मशीन में से रिसाव हो गए, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। नहीं तो इस संसार मतलब अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था बच्चों, सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट था। इतना अब महंगा एक्सपेरिमेंट होगा ही होगा। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके रहस्य का सुलझाने चला था वो एक्सपेरिमेंट। और हमारे संसार की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत से। तो वो मशीन बनाया गया था, पृथ्वी में गड्ढा खोद के 2 या 4 किलोमीटर उसमें वो मशीन डाली गई थी। उसका नाम क्या था बच्चों, LHC, लार्ज हेड्रल कोलाइडर, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन की टक्कर की गई थी। तो ऐसा माना जाता था कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसके कारण हम लोगों का जीवन अस्तित्व में है, उसी पार्टिकल में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो बहुत चंद सेकंडों के लिए बच्चों वो पार्टिकल दिखाई दिया, और उसी पार्टिकल का नाम दिया जाता है गॉड पार्टिकल, मतलब भगवान कण। उसी पार्टिकल के कारण हम लोगों का संसार, चाहे हम लोग का जीवन जो है अस्तित्व में है बच्चों। बहुत सारे रहस्य उसमें छिपे हुए हैं उस गॉड पार्टिकल में, ठीक है। और उसी गॉड पार्टिकल का नाम हिग्स बोसोन रखा गया। हिग्स बोसोन, हिग्स जो थे बच्चों, हिग्स जो थे वो आपके इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, पीटर हिग्स उनका नाम था, जिनको सूक्ष्म कणों का जन्मदाता कहा गया था। और आपके जो भारत के वैज्ञानिक जो थे वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इनको भी गॉड पार्टिकल मतलब गॉड फादर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी सूक्ष्म कणों का जन्मदाता इनको भी कहा जाता है। तो ये दोनों अपना पूरा जिंदगी जो है ना बच्चों, परमाणु के अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं, हम आप लोगों को बताएं परमाणु के अभी अंदर कितने कण उपस्थित है, 32 बताए थे। तो इन लोगों ने इन्हीं कणों के अध्ययन में अपना पूरा जीवन गुजार दिया बच्चों। इसलिए इनको मतलब कहा जाता है कि मतलब ये लोग सूक्ष्म कणों के मतलब जन्मदाता है, सूक्ष्म कणों के गॉड फादर है। इन्हीं लोगों के नामों के ऊपर उस गॉड पार्टिकल का नाम पड़ा हिग्स बोसोन, ठीक है। तो बताइए बच्चों, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, वो कौन थे बच्चों, सत्येंद्र नाथ बोस। और उन्हीं के नाम पे बच्चों गॉड पार्टिकल का नाम रखा गया हिग्स बोसोन, ठीक है बच्चों। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, बताइए। है, बोलिए कौन है? जेम्स चैडविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? अभी हम समझाए हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी प्रोटियम, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, आप देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम किसने की थी बच्चों? तो ऑप्शन दिया है थॉमसन, डी ब्रॉगली, रदरफोर्ड, बोर। बताइए आप लोग का ऑप्शन क्या हो सकता है? डी ब्रॉगली होगा, क्योंकि इन्होंने ही तरंग प्रकृति का खोज करके उनके तरंगों में संवेग का मान स्थापित किया था। वो P बराबर एक इक्वेशन आता है, P बराबर EMC² नहीं था, P बराबर HC बाई लेमडा की, ऐसे कुछ करके था, बता रहे हैं। एक मिनट हम बता रहे हैं। E बराबर MC² और E बराबर HC बाई लेमडा होता है। तो एक सी के कट जाएगा, तो P बराबर H बाई लेमडा होता है। P बराबर H बाई लेमडा, ये इक्वेशन निकाले थे हमारे डी ब्रॉगली साहब ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के संदर्भ में। तो इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर दिखाता है? ड्यूअल नेचर। पार्टिकल का भी नेचर दिखाता है बच्चों, और वेव का भी नेचर दिखाता है। पार्टिकल यानी मास, और वेव मतलब जिसमें मास नहीं है, और इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऑप्शन दिया है परमाणु ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन है बच्चों अणु, परमाणु, धनायन, ऋणायन। क्या होते हैं बच्चों? परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु दिया है कि अणु दिया है? देख लीजिए, वैसे तो परमाणु होना चाहिए क्योंकि परमाणुवाद का सिद्धांत है। परमाणु दिया होगा। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोनों की संख्या पर। तो बाबू, किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। अदर कणों का मतलब ही नहीं रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में सोए रहते हैं, सारा काम करता है इलेक्ट्रॉन, माजा मारते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो ऋणायन बनता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तभी जाके बंधन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के ही त्याग, ग्रहण और साझा के फलस्वरूप बंधन बनते हैं। बंधन टूटते भी है, बंधन टूटते भी है, फिर नए बंधन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें समझेंगे आप लोग बॉन्डिंग में। तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बनता है या शेयरिंग होता है, तो ही परमाणु स्थायित्व की प्रदान करता है। ऑक्टेट रूल, ये सब आगे चल के मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, यानी योगफल होता है बच्चों। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान संख्या होते कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान क्षति। चलिए, ऑप्शन दिया है द्रव्यमान क्षति, इसको हम समझाएंगे बच्चों कल के क्लास में। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। ये भी अभी हम नहीं समझाए हैं बच्चों। अब आगे वाली जितनी भी टॉपिक है, आगे भी जितने वाली टॉपिक है, इनको अब आप लोगों को समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज हम एक पेज पूरा आप लोगों को हम क्या किए बच्चों? ढंग से समझा दिए। कल का टॉपिक रहेगा युकावा का मेसोन सिद्धांत, ये सभी टॉपिक रहेंगे। ठीक है,
और एक एक टॉपिक को एक एक लाइन हम समझाएंगे। कल आप लोगों को रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी समझाएंगे, बार बार रदरफोर्ड आ रहे हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है ना। तो कल समझा देंगे, मजा आएगा। कैसा लग रहा है आप केमिस्ट्री पढ़ने में? एकदम झकास लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई एकदम मतलब वेल वेल क्वालिफाइड मतलब आप लोगों का टीचिंग हो रहा है। चलिए ठीक है, गुड बाय।